ठीक है। तो लाइकेन सर्वप्रथम कहाँ पाया, किसने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी? थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक ने। थियोफ्रास्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, है ना। इन्होंने ये बताया कि वृक्षों की छाल पर एक प्रकार की ग्रोथ टाइप की संरचना पाई जाती है, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। ये एक असाधारण पौधे का एक छोटा समूह होता है ना। ऐसा होता है, पौधों का एक छोटा समूह होता है, ठीक है। स्मिथ ने फिर इसी को बताया कि जो लाइकेन्स होते हैं ये बहुत अविकसित संरचना वाले बहुवर्षीय वायवी पौधे होते हैं, जिनको हम लाइकेन कहते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये? बहुवर्षीय, है ना, अविकसित संरचना वाले एक प्रकार की पौधे होते हैं, जिनको हम लाइकेन्स कहते हैं, ठीक। इसके अलावा म्यूसिरिन म्यूरिसन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस पौधे को मास्को फंगस का नाम दिया। ऐसे अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम देखें तो हर वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से लाइकेन को परिभाषित किया है ना। कुछ वैज्ञानिकों ने लाइकेन अथवा शेक को, है ना, लाइकेन को क्या कहा? एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से निर्मित स्ट्रक्चर बताया। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो लाइकेन है वो एल्गी और फंजाई दोनों के आपसी जीवन या दोनों के जो मिलने से एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको लाइकेन कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी बताया। इसके जो फंजाई घटक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? माइकोबायोट कहलाते हैं। और जो इसके एल्गी टाइप के जो घटक होते हैं या एल्गी से मिलते जुलते जो होते हैं, उनको फाइकोबायोन कहा जाता है। लाइकेन में माइकोबायोन, माइकोबायोन मतलब होता है, माइको मतलब कवक, है ना, कवक जैसे लक्षण, और फाइकोबायोन मतलब होता है शैवाल जैसे लक्षण। तो दोनों के लक्षण पाए गए इसमें, और दोनों के लक्षण पाए जाने के कारण इसको हम क्या कहा? इसको वैज्ञानिकों ने सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण दे दिया। इसलिए इसे हम सहजीविता का अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे बीच इस मुंह में हमारे पास में जो नाम आता है वो लाइगोन का ही आता है, ठीक है। तो लाइगोन जो है वो सहजीविता का संबंध स्थापित करता है या उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। इस संबंध में दोनों एक दूसरे के हितकारी होते हैं, मतलब दोनों जो होते हैं साथ साथ जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं, ठीक है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? सहजीविता, या इंग्लिश में हम सिम्बायोसिस कहते हैं। लाइकेन का जो बॉडी होती है वो भले ही दो पौधों के योग से बनता है, किंतु उनका जो आचरण होता है वो ऑटोनोमस पौधे की भांति ही होता है। जैसे कि हमने बात की कि लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई दोनों के प्लांट के समान उसकी बॉडी होती है, लेकिन इसमें जो है ये पौधा जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑटोनोमस पौधा कहलाता है, ठीक है। ये तो हमने सामान्य परिचय इसका देखा, सामान्य परिचय पढ़ा। यदि हम अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, है ना, किसके स्ट्रक्चर की? लाइकेन के स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे इसके अंश होते हैं जो कवक से मिलते पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कवक, और कुछ ऐसे होते हैं जो एल्गी से मिलते जुलते पाए जाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की संरचना या संरचना कैसी होती है। तो लाइकेन के अब तक ज्ञात एल्गी के 26 जेनेरा अभी तक रखे गए हैं, जिनमें से 17 जो है वो ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी का मतलब ये होता है कि लाइकेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। देखो अभी तक अपन ने पढ़ा था कि फंजाई जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, लेकिन लाइकेन जो है उसमें इसलिए एल्गी के कुछ गुण पाए जाते हैं क्योंकि कुछ इसमें ऐसे भी एल्गी लाइकेन्स होते हैं जिनमें ग्रीन क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर लाइकेन के हम थैलस की बात करें
तो कुछ अपवादों को छोड़कर सदैव एक ही इसमें सेवलांस पाया जाता है। ठीक है, लाइकेंस जो है कि जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। लाइकेंस जो है प्रायः एसेक्सुअल है ना, एसेक्सुअल अंग या सिफेडोलियम जिसे हम कहते हैं उसमें पाया जाता है। इसका प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो नॉस्टॉक है ना, टैबोक्सिया, साइटोनेमा आदि के वंशों में लाइकेंस पाया जाता है। लाइकेंस मुख्यतः कवकों के एस्कोमाइसिटीज वर्ग, अपन ने फंजाई का जो वर्ग पढ़ा था एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज वंश के होते हैं जनरली, ये वर्ग के है ना। जनरली जो होते हैं वो किसके होते हैं, एस्कोमाइसिटीज फंजाई होते हैं। लेकिन कुछ बेसिडियोमाइसिटीज के भी होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है सामान्य रूप से अगर हम देखें तो इनमें परिवर्तन का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल घटकों के द्वारा एस्कस स्पोर्स, एस्कोस स्पोर्स बोलते हैं जिसको, एस्कस स्पोर्स अथवा बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा होता है ना। लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एस्कोस्पोर्स या बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा ही होता है। सभी लाइकेन्स के थैलस में लगभग सेवलांस कोशिकाएं एवं हाइफा समान रूप से नहीं पाई जाती। कुछ में पाई जाती हैं, कुछ में ये समान रूप से नहीं होती, बिखरी हुई होती है। जब किसी लाइकेन के थैलस में हम अगर उसकी बात करेंगे माइकोबिएंट है ना, माइकोबिएंट मतलब वही जिसको अपन हिंदी में सेवलांश बोलते हैं। ठीक है, उसकी तो इसमें हाइफा जो है सामान्य रूप से वितरित नहीं होते है ना। तो ऐसी संरचना को हम होमो आइसोमेरस, इसको हम क्या बोलते हैं, होमो आइसोमेरस। अधिकांश लाइकेन्स में जो है सूत्र थैलस के अंदर एक निश्चित स्तर पाई जाती है। थैलस का इसमें कुछ भाग जो होता है वो कवक तंतुओं माइसीलियम के विभिन्न प्रकार के रूपांतरों से निर्मित होता है। इस प्रकार की संरचना को हम हेट्रोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, मतलब होमोसियस कब कहेंगे, जब उसमें एक सी संरचना होगी और जब कवक तंतु में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपांतरण होंगे, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोमेरस कहते हैं। ठीक है, ये तो वही बात अपन ने स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, लाइकेंस के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो लाइकेंस जो है लगभग 400 लाइकेंस के जेनरा हैं और 20,000 से ज्यादा इसकी स्पीसीज है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के आवासों में उगते हुए पाए जाते हैं। ये चट्टानों पर भी उग सकते हैं जहां दूसरे पौधों का उगना संभव नहीं होता। लाइकेंस प्रायः पहाड़ों पर है ना, चट्टानों पर, वृक्ष के तनों पर, लकड़ी एवं सूखे अथवा वृक्ष की छाल, मैदानों पर, दरवाजों आदि पर उगते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइकेंस सभी जगह पे बिखरे हुए हमको दिखते हैं। लाइकेंस की खिड़की अगर हम देखें तो ये खिड़कियों के शीर्ष पर भी पाए जाते हैं। मैं आपको कुछ इसके स्ट्रक्चर दिखाता हूँ लाइकेंस के, है ना, वो भी आप देखेंगे। चलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं बता दूं पहले लाइकेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना। खिड़कियां आदि इनको खराब कर देते हैं। लाइकेंस की बहुत कम जातियां होती है जो जलीय अवस्था में भी उगती हुई पाई जाती हैं। भारतवर्ष में लाइकेन पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में वृक्षों पर, स्तंभों पर उगते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ, है ना।
ये लाइकेंस के स्ट्रक्चर हैं। ये दिख रहा है सभी को? स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये लाइकेंस है ना, ऐसे दिखते हैं लाइकेंस। देखो वृक्षों की छालों पे दिख रहा है ना? ये लाइकेंस की स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार से लाइकेन की हमको संरचना दिखाई देती है। ठीक है। भारत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लाइकेंस जो हैं वो कौन से हैं? क्लेडोनिया, ठीक है, असनिया, पेल्टिगेरा, है ना, पारमेलिया, ये सब जो है, ग्राफिस आदि, ये यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक। अब अगर हम बात करेंगे लाइकेन की, तो लाइकेन के थैलस की हम बात कर लेते हैं। ये अभी आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसकी थैलस संरचना का है। ठीक है। तो लाइकेन देखो, चूंकि ये फंगस है तो इसके जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? थैलस नुमाई होगी। इसमें माइसीलियम और हाइफा पाई जाएगी। आप स्क्रीन में देखो, ये ऊपर वाला स्क्रीन दिख रहा है जो, ये बहुत सारे आपको हाइफा दिख रहे हैं और इन्हीं से मिलके क्या बना हुआ है? माइसीलियम बना हुआ है। लाइकेन कवक एवं शैवाल का बना होता है। ये दोनों ही जीवों का हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट बॉडी भी इसकी कैसी होती है? थैलस नुमाई होती है। ठीक है। अतः इसको चिपकने के आधार पर, प्लांट्स में ये चिपकने के आधार पर लाइकोन के थैलस को तीन प्रमुख समूहों में बांटा गया है। ठीक है। लाइकेन को तीन प्रमुख समूहों में बांटा गया है। तो वो आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन से तीन समूह हैं। ठीक है। लाइकेन्स के तीन समूह कौन से हैं? पहला है लेप्रोस लाइकेन, इसको आप नोट कर सकते हो। लेप्रोस लाइकेन। लेप्रोस लाइकेन क्या होता है? इस प्रकार के लाइकेन में सबसे सरल प्रकार का थैलस ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इस प्रकार के लाइकेन का थैलस जो है वो हाइपा से घिरा होता है। इस प्रकार का लाइकेन जो है वो हाइफा से घिरे होता है और शैवाल का एक या अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह बना लेता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। परिणाम स्वरूप लाइकेन का सरल थैलस बनता है। ठीक है, जिसे हम पाउडरी एप्रियंस भी कहते हैं। सतह पर यह धीरे धीरे वृद्धि करता है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है लेप्रोस लाइकेन के, लेप्रेरिया इनकाना, एग्जाम्पल लिख लो आप, लेप्रेरिया इनकाना लेप्रोस लाइकेन के एग्जाम्पल। ठीक है। इसके अलावा दूसरा है क्रस्टोस लाइकेन। दूसरा है क्रस्टोस लाइकेन। क्रस्टोस लाइकेन इस प्रकार के लाइकेन जो थैलस होता है वो पतला, चपटा, कुछ मोटा, पपड़ी जैसी सतह के रूप में होता है। आधार पर यह लाइकेन सतह द्वारा लगा हुआ होता है। मैं आपको इनके डायग्राम दिखाऊं तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। पहले हमने बात की लेप्रोस लाइकेन की, तो ये देखो आप, लेप्रोस लाइकेन इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है। दिख रहा है सभी को लेप्रोस लाइकेन? और दूसरा हम बात करेंगे क्रस्टोस लाइकेन। तो क्रस्टोस लाइकेन हमको इस प्रकार से दिखाई देता है ये। ठीक है। क्रस्टोस लाइकेन जो होता है वो पतला, चपटा, कुछ मोटा, पपड़ी जैसी संरचनाओं वाला होता है। ठीक है। थैलस माइसीलियम के द्वारा आधार में प्रवेश कर चट्टानों के वृक्षों की छालों से, है ना, क्रस्ट की भांति दृढ़ता पूर्वक ये जुड़ा रहता है, इसलिए इसको क्रस्ट, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रस्टोज बोलते हैं। इस प्रकार के थैलस संपूर्ण थैलस को पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के थैलस को पूरे थैलस से अलग नहीं किया जा सकता। थैलस
आधार में पूर्णतः यह आंशिक रूप से धरा हुआ होता है, मतलब अंदर तक बॉडी में प्लांट की धंसा रहता है। आधार की ऊपरी सतह पर केवल इसके जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो ही हमको दिखाई देती है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्राफिस, हिमेटोमा, राइजोकार्पोन। जो दूसरा बताया मैंने कौन सा, क्रस्टोज लाइकेन, इसके एग्जाम्पल है ग्राफिस, हिमेटोमा, राइजोकार्पोन आदि। फिर हम तीसरे प्रकार के लाइकेन की बात कर रहे हैं। तो तीसरे प्रकार का जो लाइकेन होता है वो है थैलस की संरचना के आधार पे फॉलिएज लाइकेन। इसका आप स्ट्रक्चर देखो, फॉलिएज लाइकेन का आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, फॉलिएज लाइकेन, इस प्रकार के लाइकेन का थैलस जो है वो पत्ती जैसा चपटा, पृष्ठाकार, है ना, डॉर्सी वेंट्रल होता है, लूप्ड होता है। थैलस के किनारे स्वतंत्र होते हैं, लेकिन शेष भाग आधार से एक विशेष प्रकार की संरचना है जिनको हम राइजीन्स कहते हैं, उनके द्वारा चिपका होता है। ये राइजीन्स जो है वो मूल भाषों के समान शाखित अथवा अशाखित होती है, लेकिन उनसे पतले होते हैं। इनके अंतिम सिरे पर डिस्क जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। डिस्क से म्यूसिलेज पदार्थ का स्रावण होता है, जिससे थैलस आसानी से अलग आधार से चिपक जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं फॉलिएज लाइकेन के पारमेलिया, जेंथोरिया, पारमेलिया, जेंथोरिया, रेमेलिना, फाइसिया, गायरोफोरा आदि। ठीक है, तो ये तीसरे प्रकार का थैलस स्ट्रक्चर बताया मैंने लाइकेन का। चौथे प्रकार का आप लाइकेन का स्ट्रक्चर देखिए। चौथे प्रकार का जो है वो लाइकेन है, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन जो है, इस प्रकार के लाइकेन का थैलस जो है बेलनाकार अथवा सूत्रों के समान फीते नुमा दिखाई देता है और ये ब्रांच्ड होता है। इस प्रकार से शाखाएं इसमें पाई जाती हैं। झाड़ी नुमा संरचना प्रदर्शित करता है। इसकी शाखाओं में ऊर्ध्व वृत्ति होती है। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेडोनिया, असनिया आदि। ठीक है, और पांचवा प्रकार का जो होता है वो होता है फिलामेंटस लाइकेन, है ना। लाइकेन में कुछ इस प्रकार के भी लाइकेन्स होते हैं जिनमें जो माइसिलियम होता है, हाइफा होता है, या जिनका कवक जाल जो थैलस होता है वो फिलामेंटस होता है, तंतुवत होता है। कुछ ऐसे भी लाइकेन्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रेडो रेकोडियम, सिनोगोनियम, रेकोडियम और सिनोगोडियम। इस प्रकार से ये लाइकेन्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अभी मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर लाइकेन्स का दिखाया था, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसी प्लांट बॉडी होती है, आप देखोगे कवक तंतु धागे नुमा संरचना दिखाई देगी आपको, है ना। उसमें आपको हाइफा बहुत सारे दिखाई देंगे और हाइफा से मिलकर क्या बन जाता है, माइसीलियम बन जाता है। इसमें ऊपर की तरफ अपर कॉर्टेक्स दिखाई देंगे, नीचे की तरफ लोअर कॉर्टेक्स दिखाई देंगे, बीच में मेडुला होगी, एल्गल लेयर होगी और राइजिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं आपको इसके डायग्राम दिखाने की, इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको मैंने अभी दिखाया था, ये आप देखें, ये आप देख रहे हैं। देखो नीचे वाला डायग्राम इसका देखिए, अपर कॉर्टेक्स दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, बीच बीच में एल्गल की लेयर्स दिख रही हैं, मेडुला लिख रहे हैं आपको बीच वाली लेयर, ये बीच में जो कहलाती है वो मेडुला, है ना। सेकंड वाला डायग्राम देखें, फिर एल्गल लेयर नीचे भी दिख रही है और नीचे लोअर कॉर्टेक्स, है ना। तो इस प्रकार से ये अपन को, अगर हम आंतरिक संरचना देखें एल्गी की, तो हमको दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, एल्गी के रिप्रोडक्शन की।
तो एल्गी में रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का होता है। एल्गी की मतलब हम केवल अभी बात कर रहे हैं लाइकेन की, तो लाइकेन में तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। मतलब तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन के पहले हम एक बार इसका वर्गीकरण भी देख लें। आजकल कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका वर्गीकरण भी कर दिया है। ठीक है, तो लाइकेन का वर्गीकरण पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो अगर हम बात करें लाइकेन के रिप्रोडक्शन की, तो लाइकेन का जो रिप्रोडक्शन है उसमें आप देखेंगे ये देखिए ना इसका वर्गीकरण की। तो लाइकेन का वर्गीकरण प्राकृतिक पद्धति द्वारा देना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके दोनों घटक कवक और शैवाल का विकसीय इतिहास भिन्न भिन्न होता है। अतः लाइकेन की वर्गीकृत स्थिति के बारे में अभी तक वैज्ञानिकों का मतभेद रहा है मतलब अभी उसमें कुछ जस्टिफाई नहीं हुआ है, उसमें कुछ क्लियर फिगर नहीं हुआ है। लाइकेन ने एलेक्सोपोलस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने लाइकेन को कवकों के अधिक निकट माना है, मतलब फंजाई के ज्यादा निकट इनको माना गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो लक्षण पाए जाते हैं वो किसके आधार पर पाए जाते हैं, फंजाई के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, फिर भी लाइकेन को होले नामक वैज्ञानिक ने तीन उनके घटकों के आधार पर तीन प्रकार में बांटा है, एस्कोलाइकेन्स, जिम्नोकार्पी और पाइरिनोकार्पी, ऐसे तीन प्रकार के लाइकेंस में इनको बांटा है। तो आप देखें एस्कोलाइकेंस क्या होते हैं। एस्कोलाइकेंस कवकीय घटक कवकों के समान एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं। ये लाइकेन एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों के समान रिप्रोडक्शन करते हैं और फूड बॉडी बनाते हैं। ठीक है, अधिकांश लाइकेन्स में लगभग 98% एस्कोलाइकेंस ही होते हैं। ठीक है, अच्छा एस्कोलाइकेंस को ही दो भागों में बांट दिया है, जिम्नोकार्पी और पाइरिनोकार्पी, है ना। इन लाइकेन की बॉडी जो होती है फ्रूट बॉडी ओपन टाइप की होती है, और इसकी जो होती है फ्लास्क के समान होती है पाइरिनोकार्पी की। ठीक है, दूसरा लाइकेंस जो है उसको बोला है बेसिडियो लाइकेंस। इन लाइकेंस का जो कवकीय घटक होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों के प्रकार के जैसे इनके गुण मिलते हैं, है ना। मतलब आप ये कह सकते हो कि इनका जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनके समान ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और तीसरा प्रकार जो बताया मैंने, वो तीसरा प्रकार कौन सा है, लाइकेन इम्परफेक्टाई। इन लाइकेन्स का कवकीय घटक जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज अथवा फंजाई, है ना, इम्परफेक्टी वर्ग के सदस्यों के समान होता है, इसलिए इनको उसके आधार पर रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लाइकेंस को हमने देखा कि कैसे लाइकेंस का आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको थैलसोमा संरचना तो बताई थी। हम अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। तो इसके रिप्रोडक्शन जो है तीनों प्रकार के होते हैं लाइकेन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप सभी जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कोई बताएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब आप ही बताइए। हम्म, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी का भी बता दो। हर्षिता। बताइए। हम्म, मतलब होता क्या है ये, देखो क्या होता है, उसकी जब प्लांट बॉडी टूट के अलग होती है और उससे कोई नया प्लांट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब उसके अंगों के द्वारा ही कोई नए, है ना, पौधे का निर्माण होना, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव। तो ये कई विधियों के द्वारा होता है, जैसे बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन, उसकी बॉडी जो होती है वो टूट के अलग हो जाती है ना, और फिर उन्हीं से नए लाइकेंस का निर्माण होता है। बाय सोरेडियम होता है,
लाइकेंस में थैलस की सतह पर कॉर्टेक्स के छोटे छोटे खंडित स्थानों पर उभरी हुई आकृति के समान सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम सोरेडिया बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या होती है, टूट के अलग हो जाती हैं और फिर उनसे नए लाइकेंस का निर्माण होता है। ठीक है, बाय आइसीडियम होता है। लाइकेन की अनेक जातियों में थैलस की सतह पर सूक्ष्म बेलनाकार क्षणनुमा अथवा सरल आउटग्रोथ टाइप की संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आइसीडिया बोलते हैं। आइसीडिया यही फिर क्या होती है, लेयर मेडुला तक फैली होती हैं और आइसीडियम जो होती हैं ये टूट के किनारे बाहर निकल आती हैं, बिखर जाती हैं और उन्हीं से फिर अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बाय आइसीडियम के द्वारा भी इनका वो होता है। देखो, और तीसरा होता है जो, वो किसके द्वारा होता है, सिफेलोडियम है ना। सिफेलोडियम भी होती है, कुछ विशिष्ट लाइकेनों की जाति में एक मस्से टाइप की संरचना बन जाती है, अलग से मसा टाइप का निकल आता है, जिसको हम सिफेलोडियम कहते हैं। ठीक है, इस ये बाहर निकल आता है और उसको वो भी फिर क्या होता है, धीरे धीरे टूट के अलग हो जाता है और उससे फिर नए लाइकेंस का निर्माण होता है। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ये पहला वाला जो है, इसमें आप देखो सोरेडिया बन रहा है। ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं आपको, ये सोरेडियम है ना। यही सोरेडियम जैसी संरचना बना लेते हैं, फिर ये टूट के बिखरते हैं और इनसे नए अलगे का निर्माण होता है। इसी प्रकार मैंने बताया आपको आइसीडिया, इस प्रकार से देखो ऊपर ही बेलनाकार ग्रोथ आउट ग्रोथ है, इसी को हम आइसीडिया बोलते हैं। फिर मैंने बताया आपको सिफेलोडियम, ये देखो मसे जैसी संरचना, ये लाइकेन से बाहर निकली है, सिफेलोडियम, इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा, अभी तक अपन ने देखा वेजिटेटिव। अब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं। तो लाइकेन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पिक्निडियो स्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, पिक्निडियो स्पोर्स क्या होते हैं, ये फ्लास्क जैसे संरचना वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये, फ्लास्क जैसी संरचना वाले स्पोर्स होते हैं, जिसको हम पिक्निडिया बोलते हैं। ठीक है, पिक्निडिया की भित्ति जो होती है वो माइसिलियम की बनी होती है, जो स्पोर्स का निर्माण करती है, और यही स्पोर्स हवा के द्वारा बाहर निकलते हैं फ्लास्क से और फिर रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर नए उसका निर्माण करते हैं, किसका, नए यंग थैलस का निर्माण कर देंगे। तो ये समझ में आया, फ्लास्क जैसी संरचना होती है जिसमें स्पोर्स होते हैं, उसको हम पिक्निडियो स्पोर्स या पिक्निडिया कहते हैं, उसके द्वारा भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो लाइकेंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कवक के भाग से होता है। मतलब दो प्रभाग होते हैं, आप देखें कि शैवाल का भी भाग होता है और कवक का भी भाग होता है, फंजाई का। तो लाइकेन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है केवल जो कवक वाला भाग होता है उसमें होता है ना। उसमें शैवाल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि शैवाल का जो पार्ट होता है वो केवल ग्रोथ के लिए होता है लाइकेन में। लाइकेन में जो शैवाल वाला पार्ट होता है वो केवल लाइकेन की ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, और फंजाई वाला जो पार्ट होता है वो उसकी रिप्रोडक्शन के लिए होता है। अगर हम बात करें अधिकांश लाइकेंश में, जैसे एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों के समान ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कार्पोगोनियम बनता है। कार्पोगोनियम, इसको जो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं। ठीक है, तो कार्पोगोनियम के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले इसमें बनता है क्या, स्पर्मेटोगोंजियम। स्पर्मेटोगोंजियम पिग्निडियम के समान फ्लास्क जैसी संरचना होती है, जो थैलस के ऊपर धसी हुई होती है। ये बाहर की ओर छिद्र आउटलेट द्वारा खुलती है और इसके अंदर मेल गैमेट स्पर्मेटी स्पर्मेटी स्पर्मेशियम टाइप के उत्पन्न होते हैं और ये अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। फिर ये निकलकर बाहर आ जाते हैं और फीमेल कार्पोगोनियम से चिपक जाते हैं, है ना। पहले स्पर्मोगोनियम बनेगा। स्पर्मोगोनियम मतलब मेल पार्ट होगा इसका, और कार्पोगोनियम मतलब फीमेल पार्ट, है ना। तो कार्पोगोनियम क्या होता है ये देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनियम का आधारीय कुंडलित भाग एस्कोगोनियम तथा ऊपरी भाग ट्राइकोगोनिया कहलाता है। मेडुला के कवक तंतु कार्पोगोनियम का निर्माण करते हैं। इसका एस्कोगोनियम वाला भाग मेडुला में धंसा रहता है
और ट्राइकोन थैलस के ऊपर से निकलता है। मतलब आप ये समझो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक मेल और फीमेल। तो मेल पार्ट को हम स्पर्मोगोनियम कहते हैं और फीमेल पार्ट को कार्पोगोनियम। ये दोनों का सबसे पहले निर्माण होता है। अब ये दोनों को निर्माण होने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, स्पर्म है ना, स्पर्मेटोगोनियम से और कार्पोगोनियम से भित्ति गल जाने के बाद ये दोनों आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद इनका फर्टिलाइजेशन होता है और जो एस्कोगोनियम था, ट्राइकोन द्वारा एस्कोगोनियम से ये कार्पोगोनियम में पहुंच जाता है। फीमेल केंद्रक जो होते हैं वो संलयन होते हैं, फ्यूजन होता है आपस में और एग का फॉर्मेशन कर देते हैं। एग मतलब एग, अंडा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इसमें एपोथीसियम बनती है। एपोथीसियम फिर धीरे धीरे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम हाइमेनियम कहते हैं या हाइपोथीसियम कहते हैं। तो इस प्रकार से एक जो लाइकेंस है उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो स्पर्मेटोगोनियम और कार्पोगोनियम के द्वारा होता है। उसके बाद अंकुरित होने के बाद ये 8 नए एस्को स्पोर्स बनाते हैं। कितने? 8। इसमें जो एस्कस होता है या कवक शैवाल की कोशिकाएं जो होती हैं वो थैलस का जब निर्माण करती हैं तो 8 एस्को स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, और ये एस्कस से बाहर निकल के आते हैं और फिर नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने से फिर कवक तंतु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से नए कवक तंतुओं का फॉर्मेशन होता है। यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल भी इसका इसी प्रकार से चलता है। अब हम आखिरी पॉइंट में आ जाते हैं कि इसके लाइकेंस के आर्थिक महत्व क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूजफुल इंपॉर्टेंस और हार्मफुल इंपॉर्टेंस लाइकेन की। ठीक है, टाइम भी हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजफुल, है ना, इसके क्या लाभदायक महत्व है। तो लाइकेन को एज अ फूड के रूप में यूज किया जाता है। लाइकेन को एज अ फूड के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि दक्षिण भारत वगैरह में इसकी कुछ जातियां होती हैं लाइकेंस की, मनुष्य द्वारा जो भोजन में उपयोग की जाती हैं। ठीक है, कुछ जो होती हैं जातियां वो चारे के रूप में उपयोग की जाती हैं। अगर हम लाइकेन की बात करें एज अ मेडिसिन, तो कुछ लाइकेन्स की कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो वक्ष रोग मतलब जो हृदय संबंधी रोग होते हैं, है ना, तंत्रिका के नर्वस सिस्टम के रोग होते हैं, घाव वगैरह जल जाने में औषधि के रूप में काम किया जाता है। प्राचीन समय में लाइकेंस को जॉइंडिस, है ना, जॉइंडिस मतलब पीलिया की बीमारी, दस्त की बीमारी, त्वचा से संबंधित रोग के लिए भी यूज किया जाता है। असनिया क्लेडोनिया नामक जो लाइकेन है उसका यूज ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एंटीबायोटिक बनाने के काम आते हैं। कुछ लाइकेंस एंटीबायोटिक बनाने का भी कार्य करते हैं। कुछ होते हैं सॉइल फॉर्मेशन। लाइकेंस का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि लाइकेंस जो है चट्टानों पर उगते हैं। इनके द्वारा कार्बनिक एसिड्स चट्टानों पर प्रक्रिया करके उन्हें मिट्टी के छोटे छोटे कणों में तोड़ के मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए भी ये फायदेमंद होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि लाइकेंस के द्वारा मिट्टी का निर्माण भी होता है। फिर एज अ डाइस के रूप में, डाइस मतलब कुछ रंग बनाने के लिए। लाइकेंस की कुछ जातियां जो होती हैं नीले, पीले, भूरे रंग बनाने के उपयोग में आता है, जिनका यूज हम सूती कपड़े, ऊनी कपड़ों को रंगने के लिए या पेंट्स बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद लाइकेंस को हम परफ्यूम के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ लाइकेंस जैसे रेमेलिना, एवर्निया, है ना, आदि की जातियां जो होती हैं, खुशबूदार तेल प्राप्त किया जाता है इनसे, जिसका प्रयोग धूप बनाने में, हवन की सामग्री, तेल, क्रीम, पाउडर आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लाइकेंस जो है वो खनिज पदार्थों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, मिनरल्स के रूप में। जैसे मरुस्थल में उगने वाले लाइकेंस की जातियां में कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसका प्रयोग हम खनिज के रूप में करते हैं। ये तो हो गए इसके लाभदायक महत्व। अब हम देखते हैं लाइकेंस के हानिकारक, है ना। तो हानिकारक में सबसे पहले तो लाइकेन कुछ डिसीज क्रिएट करता है, रोग उत्पन्न करता है। लाइकेंस जो होते हैं वो शरीर में रेडियो एक्टिव कैल्शियम तथा स्ट्रोंसियम एकत्र कर लेते हैं। जब इन लाइकेंस को जीवधारी अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये रेडियो एक्टिव कैल्शियम और स्ट्रोंसियम उनके शरीर में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण
उनमें भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जंगलों में लकड़ी काटने वाली स्त्रियों और पुरुषों को इसी कारण से अनेक स्किन संबंधी डिसीज हो जाती है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर में लाइकेंस की जाति जैसे असनिया है ना की जातियां जंगल के वृक्षों पर उगती हैं, जो जिनके थैला सूख जाने पर गर्मी के दिनों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण आग पकड़ लेते हैं और पूरे जंगलों में भी आग लग जाती है, जिससे वो जंगलों को हानि होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कांच का विनाश, तो प्राचीन इमारती लकड़ियों में खिड़कियों में कांच पर भी लाइकेंस उग जाते हैं, जिसके कारण वो कांच भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से लाइकेंस जो है बहुत हार्मफुल भी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अब लाइकेंस का कुछ रोल है एनवायरमेंट पॉल्यूशन में भी, है ना। एक ये और देख लेते हैं, कुछ लाइकेंस जो हैं इनका रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में भी होता है। लाइकेंस सदैव से एयर पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में रहते हैं, वे प्रदूषकों के संचयन को रोकने में असमर्थ हैं। फिर भी कुछ लाइकेंस बहुत ही ज्यादा सहनशील होते हैं, ऐसे आवासों में पाए जाते हैं जहां दूसरे पौधे उगने में असमर्थ होते हैं। ये वायु प्रदूषक मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड एवं भारी धातुओं के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इनके थैलस में ऐसी कोई अपारगम झिल्ली नहीं पाई जाती, जैसे क्यूटिकल वगैरह नहीं पाई जाती, तो इनकी उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाली गैसें कणों में इनमें प्रविष्ट होने से रोक सके, है ना। परिणाम स्वरूप इसके अंदर प्रदूषक है ना कि प्रदूषक जो होते हैं की मात्रा वेस्कुलर प्लांट्स की पत्तियों से क्यूटिकल में ना पाए जाने के कारण बहुत अधिक हो जाती है। लाइकेंस में प्रदूषकों की यह मात्रा शीघ्र जो होती है वो फाइकोबायोएंट लेयर तक विस्तृत हो जाती है। लाइकेन असाधारण रूप से भारी धातुओं और अनेक प्रदूषकों का जमाव सीमा की मात्रा तक कर लेते हैं, है ना। इस और ये टॉक्सिक सांद्रता तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइकेंस जो है वो प्रदूषण में भी इनका प्रमुख रोल होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन देखते हैं हम, कोई देगा आंसर? लाइकेंस में जो सहजीविता होती है वो किन किन के बीच होती है, कोई बताएगा? फटाफट। फंजाई और एल्गी के बीच में होती है, ठीक है। लाइकेंस किसका एग्जाम्पल है? अब हर्षिता आप नहीं बताओगे, कोई और बताएगा। लाइकेन का किसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन? सहजीविता, परजीविता, मृतोपजीवी, किसका एग्जाम्पल है? सहजीविता का, गुड, भूमि है ना, भूमि का। फिर सर्वप्रथम लाइकेन शब्द का उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? हाँ रोहित, थियोफ्रास्टस ने ना, जिसको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।